गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम हमारे जो चैप्टर सीटेट की दिसंबर उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें से दिसंबर की जो क्लासें, दिसंबर सीटेट के लिए जो क्लासें चल रही थी हमारी, उसमें से 13th क्लासें हमारी जो 13 चैप्टर है क्लास 6 में, लास्ट चैप्टर जो हमारा था चुंबकों के मनोरंजन के साथ, वो कंप्लीट हो गई है। आज हमारा 14th चैप्टर है, इसमें 14th जो चैप्टर है इसमें आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए आज का चैप्टर। ठीक है, तो एक बार देख लो कि हमारे सारे चैप्टर हमने जो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से लास्ट चैप्टर हमने किया था चुंबकों द्वारा क्या था, मनोरंजन था, वो हमारे कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जल यानी वाटर जो 14th जो चैप्टर है उसके बारे में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जल तो सबको पता ही है, जिसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, H2O है। इसके बारे में जो नॉर्मल बातें हैं, वो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो सबको पता है, जो नॉर्मल सी बातें हैं वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जल क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है, सभी को पता है। तो हमारा जो अर्थ है उसका 2/3 जो पार्ट क्या है वो किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और इसका अधिकांश भाग क्या है, कहाँ, इस जल का भी महासागरों या समुद्रों में क्या पड़ा हुआ है, ये हमारा जल पड़ा हुआ है। समुद्रों और महासागरों में जल बहुत लवण होते हैं, ये क्या लवण खुले रहते हैं, जबकि ये जल क्या होता है, खारा रहता है, इसलिए इसे पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यानी कि जो हमारा क्या है, जल है, जो वाटर है, वो क्या कह रहा है कि समुद्र और कितना है, सबसे पहले तो 2/3 पार्ट से इसका ये है। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, जो कहते हैं लवण पाए जाते हैं, इसमें साल्ट पाया जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, खारा पानी होता है, जिसका क्या क्या नहीं जाता, पीने में इसका यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद है, हर जगह जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए जल नहीं है। यह किसके द्वारा रचिता है, ये क्या है, कलरिज के द्वारा क्या किया गया है, वह है रचित कविता है, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, कब लिखी थी उन्होंने, 1978 में लिखी थी। नाविका की करुण गाथा का उल्लेख किया गया है। इसमें किस नाविका के क्या करुण गाथा का नाम उल्लेख किया गया है, ये आएगा चैप्टर में देखना आप। इसमें क्या है, पोएम जैसी लिखी है अलग से बुक में। तो क्या है, हर जगह जल ही जल पीने के लिए बोध नहीं है, क्या है, कारगिल द्वारा एक रचित कविता है। वाष्प क्या, जल वाष्प अपने साथ या लवण का क्या दिया, वह नहीं करते। जल वाष्प क्या था, जब जैसे इसमें जल रखा, इसमें सनलाइट पड़ी तो ये क्या हो जाएगा, ये जल वाइपर के रूप में हो जाएगा। लेकिन जो इसके क्या है लवण है वो क्या हो जाएंगे, इसी यहीं पे रह जाएंगे। 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर कितना होता है, 500 क्या होते हैं, 500 लीटर पानी क्या होता है, उसको वाष्पोत्सर्जन के लिए जरूरत होती है। तब उससे क्या निकलेगा, 1 किलोग्राम क्या निकलेगी, गेहूं प्राप्त होंगे। जल के सभी पृष्ठों पर क्या थी, उत्पन्न क्या थी, कहीं पे भी हमने रखा है, कहीं पे भी क्या होगा, वो जल वाष्पर के रूप में क्या हो जाएगा, वाष्पन की क्रिया उसमें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद है, बर्फ युक्त जल से भरे गिलास में बाहरी सतहों में ठंडा क्या कहते हैं, बाहरी की हवा को क्या कर देता है, ठंडे कर देता है, और इस क्या हो जाता है, संघनित हो जाती है। सपोज करिए क्या है, इसमें एक गिलास है और यहाँ पे आपने क्या रखा है, बाहरी पे भी क्या रखा है, बहुत ज़्यादा क्या बर्फ रखी है, और अंदर क्या डाला है, पानी डाला है। तो ये अंदर का पानी भी क्या हो जाएगा, इसको ठंडा, ये भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने से संघनन प्रक्रम की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है, जब यह संघनन होता है, जल को एक बार उड़ गया, फिर से क्या होगा, वहाँ जाके इकट्ठा हुआ, फिर वो धीरे फिर और नीचे से क्या होगा, ऊपर की ओर चलते रहेगा। वायु जैसे वायु ऊपर उठ जाते हैं तो वो क्या रहती है, ठंड रहती है, प्राप्त ऊंचाई तक पहुँचने इतनी ठंड हो जाती है कि वो संघनित हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। उसके बाद है, जल वाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल बूंदों के उन्हें क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं, और फिर से क्या नीचे नीचे कणिका में परिवर्तन हो जाएगी, और जब हमें बादल के रूप में हमें ऊपर दिखाई देती हैं। इसी तरह से बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिलकर एक बड़े आयाम की क्या कहते हैं, बूंदें बनाते हैं, जिससे हमें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो ऊपर नहीं रुक पाती और नीचे आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, थोड़ा सा इतना समझ लो कि क्या है कि ये वाटर था, इसका वेपराइजेशन हुआ तो ये ऊपर उड़ते रहा, जो ऊपर उड़ते रहा तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या होने, इकट्ठा होने लगे। जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगे तो फिर क्या होगा, भारी होने लगे, और भारी से जल बूंदों के रूप में नीचे आने लगे, तो इससे हमने क्या कह दिया कि वर्षा हो गई। इस प्रकार वाष्पसन तथा उत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है और बादल बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है, पुनः धरती पर आ जाता है। ऐसा जल धीरे धीरे भूमि के नीचे सिरता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। भौम जल क्या होता है, कुओं का जो धरती के नीचे के जल को क्या कहते हैं, भौम जल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जल चक्र के ऊपरी जल चक्र। यह क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतहों में वाष्प के रूप जो वायु बनता है और सूखे मध्य में पहुंच जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। यहाँ पे एक बार समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है, देखो क्या था, सबसे पहले यहाँ समुद्र वगैरह हैं हमारे, क्या है, समुद्र वगैरह थे, ये बहुत सारी जो जहाँ भी पानी हुआ, यहाँ से उत्सर्जन हुआ,
वाष्पोत्सर्जन हुआ यानी वाष्पन हुआ तो पानी क्या है, वाष्प के रूप में ऊपर गया। अब ये ऊपर चलते जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ठंडा होने के कारण ये आपस में संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी और इकट्ठा हो जाएगा। और फिर जब ये ज़्यादा भारी हो जाएगा, ऊपर नहीं रह पाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे गिरना हो जाएगा, जिसको हम क्या कर देंगे, वर्षा कह देंगे। अब जैसे ही वर्षा हुई तो फिर ये पानी क्या हो गया, फिर से वहीं नदी तालाबों में गया, फिर और ये ऊपर ये प्रोसेस चलते रहेगी। इसी को क्या कहते हैं, हम जल चक्र कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे देश में अधिकांश वर्षा किससे होती है, जो भारत जो देश है उसमें क्या है, जो अधिकांश वर्षा होती है वो कैसी होती है, मानसूनी क्या मौसम में क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा के जल को एक तरीके का भंडारण करना क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। कि जल को कैसे क्या संरक्षित किया जाता है, तो उसके क्या हम जल संरक्षण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है कि जहाँ पे गिरे, जहाँ पे गिरे तो उसको क्या कर ले, वहीं पे हमको क्या कर लेना चाहिए, उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसे यहाँ से वहाँ से यहाँ ले जाने की हमें क्या आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इससे सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारा जल संरक्षित हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो नीचे सूखते जाएगा, या नीचे भौम के रूप में हो जाएगा, या वाष्पन की क्रिया उसमें हो सकती है। अत्यधिक वर्षा से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। यदि लंबे समय तक बारिश न होने से सूखा पड़ जाता है तो ठीक हो गया। अब इसलिए गीले कपड़ों को इस्त्री करने से भाप क्या होता है, वाष्पन की क्रिया हो जाती है। जो भाप होता है ना, कभी कभी आपने जब गीले कपड़ों पर क्या करोगे, इस्त्री प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हो जाएगा, भाप उठता है, तो वो क्या हो रहा है, उस वाष्पन की क्रिया हो रही है। प्राय सर्दियों में प्राय कार में क्या देता है हमें, कोहरे के कारण क्या होता है, कोहरा क्या देता है, सघन दिखाई देता है, यानी ठंड के कारण वो आपस में संघनित हो जाते हैं। गीले कपड़ों को पोंछने के बाद शैम्पर कुछ समय तक सूख जाता है। यह क्रिया भी क्या है, वाष्पन है, जिसमें क्या होता है कि जो हल्का पानी की बूंदें बचेंगी वो वाष्पन की क्रिया पर चले जाएगा और वो ऊपर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना सर, अभी रुक जाओ, धूप आएगी तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो कैसे सूखेगा कि उससे क्या होगा, जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वाष्पन के प्रोसेस से क्या हो जाएगा, ऊपर वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है उससे चला जाएगा और वो कपड़े क्या हो जाएंगे, हमारे सूख जाएंगे। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़काव से भाप ऊपर उठता है, वो क्रिया भी क्या है, वाष्पन है। ये 3-4 यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो क्या, स्त्री कपड़े करने पर सर्दियों में प्राय क्या होता है, संघनन होता है। और क्या दिया, उसके बाद जब श्यामपट वगैरह पोंछते हैं तो उसमें क्या होता है, वाष्पन होता है। और क्या, गर्म उसको जाने पर उसमें भी क्या होता है, वाष्पन होता। तो ये थी आज हमारा जो 14th चैप्टर था, जिसमें जल H2O के बारे में हमने पढ़ा है। सभी को पता है H2O का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल का फॉर्मूला H2O होता है। सभी को पता है D2O क्या होता है, भारी जल होता है, ये सभी को पता है। तो NCERT क्लास 6 की मैं जितनी भी बातें मैं बताई गई थी वो आपके सामने मैंने रख दी हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और आप इसको अपने साथियों के साथ शेयर भी करते रहेंगे और अपनी तैयारी को करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।